गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अरुण चौधरी। वेलकम टू कटारिया क्लासेस। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है इनकम टैक्स, आयकर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स होता क्या है? तो सबसे पहले इनकम टैक्स को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे टैक्स यानी कर से। कर क्या होता है, कौन लगाता है, किस पे लगाता है, कलेक्शन कौन करता है, इन सब बारे में बात करेंगे। तो टैक्स या कर, देखिए सिंपल सा सिस्टम है कि हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक। गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होते हैं जिसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, किससे? नॉर्मल पब्लिक से। अब गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू, ठीक। तो पब्लिक रेवेन्यू में गवर्नमेंट दो तरह से पैसे कलेक्ट करती है, जिसमें आता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक। दो तरह की इनकम गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक टैक्स के फॉर्म में, एक नॉन टैक्स के फॉर्म में, ठीक। टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो गवर्नमेंट लोगों से उनकी आय का, या एक डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, उस फॉर्म में वो पैसे कलेक्ट करती है। तो टैक्स कलेक्शन क्यों करना है? तो गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको मीट आउट करने के लिए इनकम चाहिए। उस इनकम का एक सोर्स होता है टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट हम ही से पैसे लेकर हमारे ही वेलफेयर पे, हमारे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे ऊपर जो एक्सपेंस करती है, जिसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो उनके लिए जो सोर्सेज चाहिए पैसे का, वो है हमारा क्या? टैक्स, एक सोर्स टैक्स रेवेन्यू के नाम से, ठीक। तो टैक्स क्या होता है कि कर गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, किससे? पब्लिक से, और उनका यूटिलाइजेशन करती है अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे टैक्स की। अब टैक्स का थोड़ा सा, कर का थोड़ा सा इतिहास समझें, हिस्ट्री समझें, तो है क्या ये टैक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले 1860 में, कब? 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में लगाया था। अगर कभी क्वेश्चन में या कोई आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम टैक्स किसने लगाया, तो ब्रिटिश गवर्नर थे। 1860 में सर जेम्स विल्सन ने टैक्स लगाया था। इन्होंने उस समय की क्राइसिस को दूर करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू उस समय बड़ा कम था, तो उस समय ये सिस्टम उन्होंने लाया कि वहां पर, जिसे हम उस समय लगान के नाम से जानते थे, जिसे हम उस समय किस नाम से जानते थे? लगान के नाम से जानते थे, जो राजा महाराजाओं से, किसानों से लिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक। तो ये किसने इंपोज किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। कब किया था? 1860 में। भारत में सर्वप्रथम कब कर लगाया गया? 1860 में सर जेम्स विल्सन ने, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते इसमें काफी अमेंडमेंट होते गए, काफी चेंजेस होते गए, बदलाव आते गए, और आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसमें सबसे पहला एक्ट बना, जिसे हम इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं, 1961, ये सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट बना, ठीक। ये आया कब? 1961 में। लेकिन लागू कब हुआ? ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1962 में। बन गया था ये 61 में ही, लेकिन लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1962 से। तो ये है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। आगे चलते हैं।
आगे चलें तो अब हम देखें टैक्स कितने टाइप के होते हैं, कर के प्रकार। ठीक, कर के कितने प्रकार होते हैं? तो कर के दो प्रकार हमने देखे हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसे हम, ठीक, इसे हम प्रत्यक्ष और इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अपने यहां पे जो सिस्टम चलता है, दो ही, उसमें दो चीजें आती हैं कर में, टैक्स में। क्या? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ऐसा कर जो जिस व्यक्ति विशेष पर लगाया जाए और वो व्यक्ति ही, वो पर्सन ही उस टैक्स को पे करे। हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया और हमने ही उस टैक्स को पे कर दिया, तो ऐसे कर को या टैक्स को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, प्रत्यक्ष कर कहेंगे, जहां पर a tax burden cannot be shifted from one person to another। जहां पे टैक्स का जो भार है, बर्डन है, वो एक व्यक्ति के ऊपर ही लगाया जाएगा और वो व्यक्ति उसको पे करेगा और वो शिफ्ट नहीं करेगा किसी दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने इनकम कमाई, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, मुझे इनकम होती है, पैसे आते हैं। अब उस इनकम पे गवर्नमेंट ने मुझ पे कुछ टैक्स लगाए, मैंने उनको टैक्स पे किए। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस टैक्स को हम अपने स्टूडेंट से रिकवर कर लें, अपनी आयकर को, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आय मेरी है, उस पे दिया जाने वाला जो टैक्स है, कर है, वो भी मेरा होगा और चुकाना भी मुझे ही को होगा, वो किसी और से हम कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर। ठीक, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा कर जहां पे टैक्स बर्डन शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जहां पर टैक्स का जो बर्डन होता है, कर का जो भार होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे पर शिफ्ट करता चला जाता है, हस्तांतरित होता चला जाता है। जिसमें जैसे कि आपने एक सामान, गुड्स प्रोड्यूस किया, आपने एक गुड्स क्या किया? प्रोड्यूस किया, बनाया, और उस प्रोडक्शन पे आपने सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ क्या दिया? टैक्स दिया। गवर्नमेंट को आपने कुछ क्या दिया? टैक्स दिया। तो आप प्रोड्यूसर हुए, आपने मैन्युफैक्चरिंग की और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स पे कर दिया। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी आपने टैक्स पे किया, वो आपने होलसेलर से क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। जितना भी प्रोडक्शन पे आपने टैक्स दिया था, वो होलसेलर से ले लिया। अब होलसेलर से सामान पहुंचा रिटेलर के पास, तो रिटेलर, होलसेलर ने रिटेलर से अपना टैक्स वसूल लिया जो उसने प्रोड्यूसर को दिया था। रिटेलर ने जितना टैक्स दिया होलसेलर को, तो रिटेलर के पास सामान कहां पहुंचता है? कंज्यूमर के पास। तो उसने कंज्यूमर से अपना टैक्स कलेक्शन कर लिया, यानी फाइनली किसने टैक्स दिया? कंज्यूमर ने दिया। तो यहां पर टैक्स बर्डन शिफ्ट हुआ प्रोड्यूसर से होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर, और फिर रिटेलर से कंज्यूमर। अंतिम में जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर ने कर का भुगतान किया, जिसने वस्तु या सेवा को कंज्यूम किया, यूज किया। तो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहां पे टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे हम अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जहां पे टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिस पर लगाया जाए, मेरे ऊपर लगाया गया, मेरी ही जेब ढीली हुई, मेरी ही जेब से टैक्स गया, हम उसे किसी दूसरे से रिकवर नहीं कर सकते, तो ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। दो बातें, कर होता क्या है, टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपने आपके वेलफेयर के लिए आपसे जो आपकी कुछ इनकम से, आपकी इनकम से या गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए आपसे जो एक कर लेती है, जो पैसा लेती है, आप उसे हम क्या कहते हैं?
टैक्स कहते हैं जिसका यूटिलाइजेशन, जिसका उपयोग वो आपके वेलफेयर, आपकी भलाई के लिए करती है, आपके हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? जिस पे लगाया जाए वो व्यक्ति ही उस कर का भुगतान करे। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति पे लगाया गया, उसी ने दिया, तो उसे हमने कहा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स बर्डन कैन शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जहां पे भार एक व्यक्ति से दूसरे पर हस्तांतरित हो सकता है। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए और प्रोड्यूस करने पे जो प्रोडक्शन टैक्स था, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स था, जो मैंने गवर्नमेंट को दिया, वो मैंने अपने होलसेलर से रिकवर कर लिया, होलसेलर ने रिटेलर से, रिटेलर ने कंज्यूमर से रिकवर करता चला गया। तो फाइनली गुड्स पे टैक्स कौन दे रहा है? यहाँ पे कंज्यूमर, उपभोक्ता दे रहा है, तो यहाँ टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक, इनकम टैक्स में जो आता है, प्रत्यक्ष कर में, डायरेक्ट टैक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। ठीक, इससे पहले इसमें वेल्थ टैक्स भी आता था, प्रॉपर्टी टैक्स भी आता था, बट अभी भी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेजर चीज की, क्या? इनकम टैक्स। और अप्रत्यक्ष में जो आता है, जिसको अब हम स्पेशली जानते हैं जीएसटी के नाम से, 2017, क्योंकि ये 2017 से एप्लीकेबल है। ठीक, इसमें कस्टम भी है, इसमें एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, वैट भी है। अभी आप कहोगे कि वैट तो हट चुका है सर, तो वैट हटा नहीं है, वैट का स्कोप कम हो गया है। जीएसटी जहां पर अप्लाई नहीं करती वहां आज भी वैट लगता है, जैसे अल्कोहल, ह्यूमन कंजम्पशन वाला, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब पर आज भी क्या चल रहा है? वैट चल रहा है। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो फिलहाल हमारे ये 2 हुए। हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है, हमें बात करनी है इस समय इनकम टैक्स की। ठीक, तो इनकम टैक्स, अब आते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए, हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स भारत में कर सर्वप्रथम कब लगाया गया? 1860 में। किसने लगाया? सर जेम्स विल्सन, जो ब्रिटिश गवर्नर थे उस टाइम के। उन्होंने सबसे पहले उस समय के इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक अशांति को दूर करने के लिए उस समय उन्होंने ये सिस्टम इंपोज किया था भारत में। तो इसलिए सबसे प्रथम अगर कभी पूछे कि भारत में टैक्स सिस्टम कब से शुरू हुआ है, तो वो 1860 से शुरू हुआ है। किसने लगाया था? जेम्स विल्सन ने लगाया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजाद भारत में टैक्स का सिस्टम क्या है, और उसमें धीरे धीरे 1860 से अमेंडमेंट होते 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 फाइनली हमको हमारा पहला एक्ट मिला, इनकम टैक्स एक्ट मिला। कब? 1961 में। किसी चीज को एक्ट क्यों कहते हैं? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट जो स्पेशली एक लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट क्या है? एक लॉ है जो पार्लियामेंट में, संसद में, जो पार्लियामेंट में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के बाद जो चीजें एम्पावरमेंट में आती हैं उसको हम लॉ कहते हैं, और वो फिर क्या बन जाता है? एक सेपरेट एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है। ठीक, तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहां पर जब ये चीजें पास हो गई, जो स्पेशल रेजोल्यूशन लाया गया था, विशेष प्रस्ताव इस एक्ट का, वहां पे जब उनके मेंबर्स ने इसको अप्रूव किया, तो वहां से निकलकर आया हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना। जिस ईयर में एक्ट पास होता है उसी ईयर से वो जाना जाता है, इसीलिए पास हुआ था 16 में, तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट हम 1961 कहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ, पास तो हो गया था 61 में, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ, तो ये जो एप्लीकेबल हुआ है वो 1 अप्रैल
1962 से हुआ है। ये एप्लीकेबल कब हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से हुआ है संपूर्ण भारत में एक्सेप्ट जेएनके, क्योंकि उस समय जेएनके भारत में होते हुए भी भारत का पार्ट नहीं माना जाता था, वो एक सेपरेट वहां पे लॉ चलते थे, तो इसलिए ये संपूर्ण भारत में एप्लीकेबल था, होल कंट्री में एक्सेप्ट जेएनके में। ठीक, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है पूछा जाए ना, इनकम टैक्स एक्ट आयकर अधिनियम कौन सा है? तो आयकर अधिनियम 1961 है, 1961 है। लेकिन ये पारित कब हुआ, ये इंपोज कब किया गया, एप्लीकेबल कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ है संपूर्ण भारतवर्ष में एक्सेप्ट जेएनके उस समय तक। फिलहाल ये अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक, तो इनकम टैक्स एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। तो इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमने अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर की बात की है। अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ईयर पढ़ते हैं, FY जिसे कहते हैं। ठीक, तो फाइनेंशियल ईयर होता है जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। ये हमारा क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर को अगर इनकम टैक्स में देखा जाए तो इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर को 2 पार्ट में बांटता है, 2 तरह से देखता है। एक, जैसे अभी की बात करें तो अभी हम कह रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, क्योंकि मार्च नहीं आया है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और खत्म होगा 31 मार्च 2023 में। ठीक, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है और इसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा जिसे हम कहेंगे, जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से और खत्म होगा उसके अगले साल 31 मार्च 2024 में। ये एक फाइनेंशियल ईयर है। अब यहां पे मैंने 2 फाइनेंशियल ईयर लिखे। क्यों लिखे? तो इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर को 2 तरह से देखता है। एक वो जो कमाने वाला वर्ष है, अभी जो साल चल रहा है 1 अप्रैल जो 22 से शुरू हो चुका है और इस साल 31 मार्च को खत्म होगा, इस समय मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ पैसे ही कमा रहा हूं। इस समय हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कोचिंगों में पढ़ा के हम क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। अब बिजनेस करके हम क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। जॉब करके हम क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। ठीक, तो हम सिर्फ अभी मनी अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो जो अर्निंग ईयर होता है उसे हम उस फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक, जो अर्निंग ईयर है, अर्निंग ईयर किसे? अर्निंग ईयर, पैसे कमाने वाले साल को हम अर्निंग ईयर कहते हैं और उस अर्निंग ईयर या अर्निंग ईयर वाले फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं, जिस साल हमने पैसा कमाया। तो अभी तो हम पैसा कमा रहे हैं ना, 31 मार्च तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम सिर्फ क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे। और पैसे कमाते कमाते जब एंड ईयर हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट हमसे कहेगी हाँ भाई कितना कमाए हो, लाओ उस पर टैक्स क्या बनता है, ये तो कहेगी। तो हम उसके अगले साल यानी जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, इस वाले ईयर में हम क्या करेंगे? इस वाले ईयर में हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो टैक्स डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो 1 साल हमने छक के जम के पैसा कमाया इस ईयर वाले में 22-23 में, जिसे हमने प्रीवियस ईयर कहा, अर्निंग ईयर कहा। ठीक, अब अगले उसके अगले साल हमें क्या देना? उस पर टैक्स देना है। तो कैसे टैक्स देंगे? टैक्स की क्या होगी? कैलकुलेशन होगी कि भैया इतनी इनकम पे कितना टैक्स बनता है बताओ पहले, या खुद हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इनकम हमारी लास्ट प्रीवियस ईयर में इतनी थी, उसके हिसाब से मेरी टैक्स की कैलकुलेशन करी जाएगी। ठीक, और फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा,
जितना टैक्स आएगा उतना टैक्स हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हम पे करेंगे। तो इस प्रोसेस को, टैक्स की कैलकुलेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। ठीक, कर निर्धारण करना, इसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट या कर निर्धारण। ठीक, इसको हम कहते हैं कर निर्धारण। और जिस ईयर ये होगा उस ईयर को कहेंगे असेसमेंट ईयर, बस। तो इसे हम कहेंगे कर निर्धारण वर्ष, इसे हम कहेंगे कर निर्धारण वर्ष। ठीक, जिस साल आपने पैसा कमाया, एक फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा कमाएंगे, उसी फाइनेंशियल ईयर के ठीक अगले साल आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स देंगे। तो उसके लिए जिस ईयर में आप पैसे कमा रहे हो उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस ईयर में आप टैक्स दे रहे हो उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। होते ये दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के पार्ट है, लिए ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही जाएंगे, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? एक फाइनेंशियल ईयर में हमने पैसे कमाए और अगले फाइनेंशियल ईयर में हमने पैसे दिए, दो चीजें। ठीक, जिस साल कमाया वो प्रीवियस ईयर, जिस ईयर टैक्स दिया उसे असेसमेंट ईयर कहा। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? इसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। असेसमेंट प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, होते दोनों ही फाइनेंशियल ईयर है। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की, कि इनकम टैक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्या हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, पर्सन कौन होता है? पर्सन, व्यक्ति। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इनकम टैक्स एक व्यक्ति पे लगाया जाता है, एक पर्सन पे लगाया जाता है। तो ये पर्सन होता क्या है? पर्सन कौन है? तो पर्सन इंक्लूड, पर्सन इंक्लूड, पर्सन में निम्न व्यक्ति शामिल होते हैं। पर्सन में कई सारे लोग आते हैं, एक व्यक्ति में कौन? पहला, पहला कौन? पर्सन में पहले आता है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। ठीक, यानी इंडिविजुअल, हम आप, इंडिविजुअल। ठीक, दूसरा कौन? दूसरा कौन? दूसरा हिंदू, अविभाजित परिवार। ठीक, जिसे हम HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक, ये भी एक पर्सन में आएगा। दूसरा कौन है? तीसरा, इसमें हमारा आएगा कंपनी। इसमें कौन आएगा? कंपनी, जो कि एक आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति होती है। ठीक, तीसरा कौन? चौथा कौन है? तो चौथे में आता है आपका पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। पार्टनरशिप फर्म। ठीक, फिर कौन आता है? फिर इसमें आता है आपका व्यक्तियों का संघ और समूह, जिसे हम AOP और BOI कहते हैं,
ये क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी और बीओआई यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का संघ और व्यक्तियों का समूह। ठीक, इसके अलावा इसमें जो आते हैं, इसके अलावा जो इसमें आएगा कोई लोकल, जैसे कि नगर निगम, नगर निगम, लोकल म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, ठीक, या कोई लोकल अथॉरिटी। तो इतने सारे लोग हमारे आते हैं किसमें? ठीक, तो ये सब जैसे एक व्यक्ति हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, कंपनी, साझेदारी फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ये सारे लोग, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन पर्सन। ये सभी व्यक्ति किसमें शामिल हैं? ये सभी व्यक्ति पर्सन में शामिल होते हैं। तो पर्सन कौन है? पर्सन एक व्यक्ति है। पर्सन इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, कंपनी, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का समूह और व्यक्तियों का संघ, और कोई भी लोकल अथॉरिटी, ये सभी लोग इंक्लूड होते हैं किसमें? पर्सन में। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और पर्सन को जो डिफाइन किया गया है, पर्सन को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 में पर्सन को डिफाइन किया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन मींस एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई एंड लोकल म्युनिसिपैलिटी बोर्ड या लोकल अथॉरिटी। ये सभी लोग हमारे किसमें शामिल होते हैं? ये सभी लोग पर्सन में शामिल होते हैं। ठीक, इसके बाद क्योंकि व्यक्ति को समझना जरूरी है, व्यक्ति कौन है, कि बार बार बात हो रही है कि टैक्स लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है? एक व्यक्ति पे। तो व्यक्ति कौन है? ये है व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट व्यक्ति को कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं मानता, व्यक्तियों में एक कई सारे लोग आते हैं, तो ये सभी लोग आते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएससी कौन है? एसएससी करदाता, जिसे डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। ठीक, ये हो गया हमारा एसएससी। एसएससी कौन है? एसएससी यानी कि करदाता। इनकम टैक्स एक्ट अब करदाता को समझ जाती है। जितने भी टैक्स के बेसिक डेफिनेशंस हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर सब सेक्शन 2 और उसके सब सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। ठीक, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए कि सेक्शन कौन सा है, करदाता किसे कहते हैं। तो एसएससी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, एनी पेनल्टी। ठीक, तो कोई व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कर देने के लिए, किसी भी प्रकार का ब्याज चुकाने के लिए, किसी भी प्रकार का अर्थदंड चुकाने के लिए जिम्मेदार है, बाधित है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? करदाता या एसएससी कहते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति, एसएससी कौन है? कोई व्यक्ति जो टैक्स पेड करे, ठीक,
जो क्या दे, इंटरेस्ट दे, ठीक, और जो किसी भी प्रकार का पेनाल्टी यानी अर्थदंड, कर का भुगतान, ब्याज और अर्थदंड देने के लिए जिम्मेदार है, लायबल है, वो व्यक्ति कौन है, करदाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में डिफाइन किया गया है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? करदाता कौन है कि करदाता सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है कि एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का कर, टैक्स, ब्याज, इंटरेस्ट और पेनाल्टी, अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, उसे हम क्या कहते हैं, करदाता कहते हैं, ठीक, इन एनी असेसमेंट ईयर, ठीक। अब करदाता के प्रकार देखें तो करदाता के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? करदाता के प्रकार, टाइप ऑफ एसएससी, टाइप ऑफ एसएससी कितने प्रकार के होते हैं? तो जो करदाता के प्रकार है, एसएससी के टाइप हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक, जिसे हम चूक में करदाता कहते हैं। एसएससी इन डिफॉल्ट जिसे हम चूक में करदाता कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डीम्ड एसएससी, जिसे हम दूसरा कौन है, डीम्ड एसएससी, माना गया करदाता, माना गया करदाता, डीम्ड एसएससी। 2 तरह के एसएससी हैं, कौन से? एक एसएससी इन डिफॉल्ट और दूसरा माना गया करदाता, ठीक है। ये 2 प्रकार के एसएससी होते हैं जो कि बताते हैं डिफरेंस को। अब इसमें हम देखें एसएससी इन डिफॉल्ट या चूक में करदाता कौन है। तो चूक में करदाता या डीम्ड एसएससी कौन है, माना गया करदाता किसे कहते हैं? सबसे पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी एक बात कहती है कि जहां, जिसे हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम टीडीएस कहते हैं। टीडीएस क्या है? कभी कभी इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि जहां से इनकम जनरेट हो, जहां से आप आय उपार्जित कर रहे हो, वहीं पे आपको तुरंत टैक्स का भुगतान कर देना। नॉर्मल सिचुएशंस क्या होती है टैक्स की, कि पहले आप इनकम कमाते हो, आय अर्जित करते हो और उसके अगले वर्ष उसकी गणना करके टैक्स पे करते हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, जैसे ही आप पैसे कमाएंगे वैसे ही आप उस पर टैक्स दे देंगे, ठीक। और ये टीडीएस नॉर्मली हम देखते हैं कैजुअल इनकम पे। किस इनकम पे? कैजुअल इनकम पे। अब ये कैजुअल इनकम कैसी होती है? आकस्मिक आय, ऐसी आय जो आप रेगुलर नॉर्मल वे में जनरेट नहीं करते हो, आप जो आपकी रेगुलर रिकरिंग इनकम नहीं है कि हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन आप वो पैसे कमाते हो, जो अकस्मात आपको मिल जाती है। जैसे आप लॉटरी से पैसे जीत गए, हॉर्स रेस, घोड़दौड़ से आपने पैसे जीते, कहीं कार्ड खेलने गए वहां से पैसे जीते, पजल गेम, ठीक, किसी केबीसी जैसे आप वहां पे गए तो वहां से आपने पैसे जीते, तो ये कहीं पैसे पड़े मिल गए,
तो ये सब इनकम को हम कौन सी इनकम कहते हैं? कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय कहते हैं। और कैजुअल इनकम की कैटेगरी में होता है कि वहां पे जैसे ही इनकम जनरेट होगी वैसे ही उस पर टैक्स लग जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। कितना? एट द रेट 30%। 30% आपकी टोटल इनकम का सीधे सरकार के खातों में पहुंचा दिया जाएगा, बाकी 70% आपको दिया जाएगा। आप केबीसी में गए, कौन बनेगा करोड़पति में, वहां पे आपने 1 करोड़ रुपए जीता, तो जीता आपने 1 करोड़, लेकिन उसमें से 30 लाख रुपए सीधे सीधे सरकार के खातों में पहुंच जाएगा 30% के रेट से, और आपको कितना मिलेगा? 70 लाख ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये जिम्मेदारी कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस पे दी है जहां से ऐसी कैजुअल इनकम जनरेट होती है। तो गवर्नमेंट ने जैसे केबीसी वालों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपके यहां जो भी कंटेस्टेंट आएंगे, ठीक, उनकी टोटल जो भी अर्निंग होगी, अगर वो 10,000 से ज्यादा हुई तो, टोटल अर्निंग अगर 10,000 से ज्यादा हुई तो उसका 30% सीधा सीधा आप काट के हमारे अकाउंट में जमा करेंगे। ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है किसको? केबीसी वालों को, उनके मैनेजमेंट को, कि जो भी कंटेस्टेंट आएगा उसका 30% आप काट के फिर उसको पैसा देंगे, पूरा पैसा आप उसे नहीं देंगे। ठीक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने किसको दी? केबीसी वालों को। अब केबीसी वालों से अगर यहां पे गलती हो गई, मैं गया, मैंने 50 लाख जीते, अब 50 लाख का 30% यानी कि 15 लाख रुपए कट जाने चाहिए थे, मुझे 35 मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा दे दिया 50। तो ऐसी कंडीशन में केबीसी वालों को हम एसएससी इन डिफॉल्ट, इनको हम क्या मानेंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट मानेंगे। इनको हम क्या मानेंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक, चूक में करदाता। अगर गवर्नमेंट या सरकार या इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है किसी एसएससी को, करदाता को, और वो अपने काम को पूरा करने में कोई गलती करता है, तो उसे कहते हैं चूक में करदाता, एसएससी इन डिफॉल्ट। केबीसी वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर पाए, जितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था वो टैक्स कलेक्शन में फेल कर गए, तो ऐसे एसएससी को हम एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक, और इनके ऊपर कुछ अर्थदंड या पेनाल्टी लगाई जा सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के फंड में पैसे कम पहुंचे। पहली बात समझ में आई। दूसरा है डीम्ड एसएससी, माना गया करदाता। कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी करदाता को किसी दूसरे के, हम दूसरे करदाता का रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं। जैसे एक माइनर, एक अवयस्क बच्चा कुछ अगर पैसे जनरेट कर रहा है और उसकी जो आय है वो उसकी आय ना मानकर उसके पेरेंट्स की आय मानी जाएगी, तो पेरेंट्स को हम एसएससी के बिहाफ पे, उस माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे डीम्ड एसएससी कंसीडर करते हैं, माना गया करदाता। कभी कभी होता है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को, कर दायित्व को कम करने के लिए क्या करते हैं कि आप अपनी इनकम को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे हस्तांतरित या ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आय उसी व्यक्ति की मानी जाएगी जिस व्यक्ति ने अपनी आय को दूसरे व्यक्ति के को क्या किया है? हस्तांतरित या ट्रांसफर किया है। तो डीम्ड एसएससी मतलब किसी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर इनकम के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या मानना? एसएससी मानना, कैलकुलेट करना ही डीम्ड एसएससी कहलाता है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ एसएससी हो गया। 2 तरह के एसएससी होते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट एंड डीम्ड एसएससी। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। तो टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स लगता किस पर है? इनकम टैक्स लगता है इनकम पे। सर, इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगाया जाता है, आय पर लगाई जाती है। और आय मतलब क्या है? तो ये आय की कैलकुलेशन क्या होगी? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में
आय को डिफाइन के लिए आय को बताया गया है कि 5 सोर्सेस की जो आय होगी, आय के 5 स्रोत बताए गए हैं। आय के कितने स्रोत बताए गए हैं? 5 स्रोत बताए गए हैं। 5 हेड्स, 5 शीर्षक जिसे कह सकते हो, ठीक, 5 शीर्षक बताए गए हैं, 5 हेड्स बताए गए हैं आय के। इन 5 शीर्षक से आपने जो भी आय कैलकुलेट किया, जो भी आय कमाया, उन 5 स्रोतों की आय को जोड़कर 5 हेड्स की इनकम को ऐड करके ही हम आपकी टोटल इनकम निकालते हैं, जिसे हम कहते। अब ये 5 स्रोत की आय क्या है? तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। जो शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, वेतन से आय, ठीक। दूसरा जो शीर्षक है आपका, दूसरा जो शीर्षक है वो है क्या? इनकम, दूसरा शीर्षक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, ठीक। तीसरा जो सोर्स है हमारा वो है, थर्ड सोर्स है क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार या पेशे से आए, व्यापार या पेशे से आए, ठीक। तीसरा जो सोर्स है हमारा, चौथा, वो है, चौथा सोर्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी संपत्ति से आय, पूंजी संपत्ति से आय। और लास्ट जो सोर्स है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या? लास्ट सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। ये हमारे 5 सोर्सेस हैं। ये हमारे कितने सोर्सेज हैं? 5 सोर्सेज हैं। आय के 5 शीर्षक माने गए हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि कोई भी व्यक्ति इन 5 स्रोतों से, 5 हेड से कोई भी पैसे कमाता है तो वो आय में सम्मिलित किया जाएगा। क्या है ये 5 सोर्स? पहला, अगर नंबर 1 की बात करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी, पहले की बात करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी, कि एक व्यक्ति जो वेतन से कोई भी आय अर्जित करता है, कहीं भी जॉब करके, काम करके, अगर वो कोई सैलरी, वेतन पाता है तो वो उसकी आय का स्रोत माना जाएगा और वो हमारी पहली हेड होगी। दूसरा कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि मकान संपत्ति से, यानी कि आपके पास कोई खुद का मकान है, आप जिसके ओनर हो और आप अपनी मकान संपत्ति को लेट आउट करके किराए पर देकर वहां से अगर कोई पैसे आय अर्जित करते हो तो वो भी आय का एक स्रोत माना जाएगा और वो आपकी कुल आय में जोड़ी जाएगी सेकंड सोर्स में, ठीक। तीसरी बात कहता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन,
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि एक व्यक्ति कोई व्यापार करके या पेशे या प्रोफेशन से, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके, लॉयर बनकर, डॉक्टर होकर, टीचर होकर, ये सब प्रोफेशन है, ठीक, या व्यापार करके सामान को खरीद बेच कर अगर आप कुछ लाभ या फीस जनरेट करते हो, आय अर्जित करते हो, तो वो भी आपकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी और भी एक शीर्षक माना जाएगा। और चौथा सोर्स जो है कैपिटल गेन का, पूंजी संपत्ति से आय, किसी भी पूंजी संपत्ति को, अब पूंजी संपत्ति क्या होती है इसके हम अलग में डिटेल में देखेंगे, कि किसी भी कैपिटल एसेट्स को बेचकर, जैसे बिल्डिंग बेच दिया ना, जैसे हमने ज्वेलरी बेच दी, ठीक, तो इन सब चीजों को, कैपिटल एसेट्स को बेचकर अगर मुझे कुछ भी लाभ होता है, कोई गेन होता है, तो वो भी मेरे आय का एक शीर्षक बनेगा, कैपिटल गेन, ठीक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, एक पर्सन जिसकी इन 4 स्रोतों से कोई आय नहीं है, जिसकी इन 4 स्रोतों से कोई आय नहीं है, ना तो वो बंदा कहीं जॉब करता है तो उसे सैलरी नहीं मिलती, यानी इस स्रोत से कोई इनकम नहीं जनरेट होती है। दूसरा, ना कोई बंदा कहीं, उसके पास खुद का कोई घर नहीं है तो उसने कहीं किराए पे दिया नहीं होगा तो उसे कुछ इनकम जनरेट नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी से, सेकंड सोर्स भी नहीं है। हम बिजनेस भी नहीं करते, हम किसी प्रोफेशन में भी नहीं है, तो हमारा थर्ड सोर्स भी कैंसिल, ना हमने किसी तरह की पूंजी संपत्ति को बेचा है जिससे कि हमें वहां पर लाभ हो, तो ये सोर्स भी नहीं है। तो क्या जो व्यक्ति, जो पर्सन जिसके ऊपर ये चारों सोर्स, जिससे उसने कोई इनकम या आय अर्जित नहीं की है, नहीं कमाई है, क्या वो कोई प्रकार का टैक्स नहीं देगा? तो नहीं भाई साहब, अगर आप जी रहे हो तो कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करते होगे, कहीं ना कहीं से तो पैसे आते होंगे, तो वो सोर्स, अगर इन चारों सोर्स से भी कोई पैसे नहीं मिलते तो इसके अलावा किसी भी स्रोत से आपको पैसा मिले वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। चाहे आप जुआ खेल के पैसा कमा रहे हो, लॉटरी खेल के पैसा कमा रहे हो, अगर आप हॉर्स रेस, घुड़दौड़ में पैसे लगा रहे हो, आईपीएल में पैसे लगा रहे हो, सट्टेबाजी कर रहे हो, ठीक, कार्ड गेम से पैसे खेल जीत रहे हो, ताश के पत्तों से गैम्बलिंग करके पैसे जीत रहे हो, पैसे आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपके पास पैसे आ रहे हैं या बैंक में ब्याज आ रहा है रखे हुए पैसे का, तो वो सारी चीजें अदर सोर्सेस का पार्ट हो जाएंगी और वो अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होगा, आपकी कुल आय में, टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी। तो ये इन सारे हेड्स को जोड़ने पर, ये पांचों शीर्षक को जोड़ने पर आप एक चीज देखेंगे जो टोटल आएगा इस सोर्स का, इसे आप कहेंगे जीटीआई, इसे आप कहेंगे जीटीआई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, इसे आप कहेंगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये इनकम के 5 स्रोत हैं, 5 हेड हैं, कि कोई व्यक्ति इन 5 स्रोतों से मैक्सिमम पैसे कमा सकता है, कोई 6th हेड नहीं है, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। टैक्स में पूरी टैक्स हम लोग यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।